हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके एक और नए और मज़ेदार ऑनलाइन क्लासरूम में एक और नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम आपसे बात करेंगे प्रधानमंत्री महोदय से जुड़े सारे के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, उनसे संबंधित सारी जानकारियां और भी बहुत कुछ जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। इसके पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री होता है लोकसभा के बहुमत दल का नेता। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार अधिकतम प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है? कितनी ही बार, यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी बार वह दोबारा निर्वाचित हो सकता है। निम्न में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संसदीय तंत्र में व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है, वह निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन का मतलब लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 75 में। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य हैं, तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा सृजित है। अगला क्वेश्चन है। भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, या फिर कह सकते हैं कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? वो थी इंदिरा गांधी। नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? पीवी नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा के सदस्य भी थे श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी कि प्रधानमंत्री की शपथ लेने के टाइम पे श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य भी थी। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय कौन विधानसभा का सदस्य था? एच.डी. देवगौड़ा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने पर किनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा? चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा, तीनों को। यानी कि कांग्रेस ने लोकसभा में अपना समर्थन वापस ले लिया, जिनके कारण इन सबको त्यागपत्र देना पड़ा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। अगला क्वेश्चन है। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? मोरारजी देसाई। वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा, यानी कि सर्वाधिक प्रधानमंत्री समय काल किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। अगला क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था जवाहरलाल नेहरू का और सबसे कम कार्यकाल था अटल बिहारी वाजपेयी का। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के पदभार ग्रहण किया? गुलजारी लाल नंदा ने। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन या बैठने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाले कौन से व्यक्ति थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, प्रथम बार यानी अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। लोकसभा चुनाव में हारने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली थी? अटल बिहारी वाजपेयी। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 15 बार रखे गए थे। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्रियों में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और विश्वनाथ प्रताप सिंह भी इसमें शामिल है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। भारत का वह प्रधानमंत्री जिसे एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराने जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए, अटल बिहारी वाजपेयी।
नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई? लाल बहादुर शास्त्री। किस प्रधानमंत्री का जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। प्रधानमंत्री स्वयं त्यागपत्र देकर किसे बर्खास्त कर सकता है? मंत्रिपरिषद को। राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, नीति आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी होती है, इसका उल्लेख दिया गया है अनुच्छेद 78 में। भारत सरकार के मंत्रियों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद द्वारा। भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? प्रधानमंत्री का। केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार और सदस्यता का निर्णय करता है? प्रधानमंत्री। कौन सा प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद में हाजिर नहीं हुआ, यानी कि एक भी उपस्थिति नहीं दी संसद में? चौधरी चरण सिंह। किसने मंत्रिमंडल पद्धति को राज्य रूपी जहाज का स्टीयरिंग व्हील कहा है? मयूर ने। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसकी देन है? म्यूर की। किसने प्रधानमंत्री को समकक्षों में प्रथम कहा है? मोर्ले ने। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के प्रति। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। निम्न में से कौन प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है? विश्वास प्रस्ताव। संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15%। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? 36, यानी कि 36 सदस्य थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। आजकल ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनमें एक प्रश्न में 4 या 5 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि निम्न घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम में लिखो। साइमन कमीशन, गोलमेज सम्मेलन, प्रार्थना समाज और रोलेट एक्ट। तो इनके घटित होने का क्रम होगा, प्रार्थना समाज की स्थापना सबसे पहले हुई थी, फिर रोलेट एक्ट, फिर साइमन कमीशन आया था, फिर गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करते हैं। साइमन कमीशन, इसका गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। यह 7 सदस्यीय आयोग था और सारे के सारे ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। साइमन कमीशन का मुख्य कार्य था 1919 भारत शासन अधिनियम की प्रगति की समीक्षा और जांच करना। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को, और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल होने के कारण लोगों ने श्वेत कमीशन कहकर या फिर काले झंडे दिखाकर भारत में इसका विरोध और बहिष्कार किया था। गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो यह हुआ था 1930 से 32 के बीच में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में नवंबर 1930 से लेकर जनवरी 1931 में। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, यह सितंबर से दिसंबर 1931 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था और इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन, यह भी लंदन में हुआ था नवंबर से दिसंबर 1932 में। इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, यानी कि एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस और महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इसके अलावा 2 व्यक्ति ऐसे थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। इसके अलावा बात करें प्रार्थना समाज की, तो इसकी स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई थी। बम्बई में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे द्वारा स्थापना की गई थी। आचार्य केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा बात करें रोलेट एक्ट की, कानून, काला कानून भी कहते हैं इसको, 8 मार्च 1919 को यह लागू हुआ था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील और आतंकवादी अत्याचार अधिनियम के नाम से भी इसको पुकारा जाता था। इसी के क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों का मिलान करो। शिमला समझौता, पुना समझौता, गांधी इरविन समझौता और चंपानेर की संधि। इनके आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनको मिलान करना है सही ऑप्शन से। इसके सही मिलान की बात करें तो शिमला समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 को, पुना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को, गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, चंपानेर की संधि हुई थी 1456 में। तो इसका सही आंसर हुआ ए ऑप्शन। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट की हम बात करते हैं। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था। 1971 में भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की हार के बाद यह समझौता किया गया था। चंपानेर की संधि की बात करें 1456 में हुई थी। मालवा के शासक महमूद खिलजी और गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बीच ये हुई थी। एक साथ मिलकर महाराणा सांगा की शक्ति को कम करने के लिए संधि की गई थी। पुना समझौता या पुना पैक्ट की बात करें 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। गांधी इरविन समझौते की बात करें 5 मार्च 1931 को गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच किया गया था। इसी के क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न को सम्मिलित करो। एक तरफ जनजाति दी गई है, एक तरफ उनका निवास स्थान दिया गया है। गारो और खासी जनजाति, संथाल जनजाति, लेपचा जनजाति और टोडा जनजाति। स्थान क्रम से पश्चिम बंगाल, झारखंड,
तमिलनाडु और मेघालय। इनका सही मिलान होगा गारो और खासी जनजाति मेघालय में पाई जाती है, संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है, लेप्चा जनजाति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, इसके अलावा टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न को सुमिलित करो। एक तरफ मंदिर दिए गए, एक तरफ उनके स्थान दिए गए हैं। करणी माता मंदिर, रानी सती मंदिर, सुंदा माता मंदिर, तन्नोट माता मंदिर। स्थान क्रम से है झुंझुनू, भीनमाल जालोर, जैसलमेर, देशनोक बीकानेर। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, करणी माता मंदिर देशनोक बीकानेर में है, रानी सती मंदिर झुंझुनू में है, सुंदा माता मंदिर भीनमाल जालोर में है, तन्नोट माता मंदिर जैसलमेर में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न को सुमेलित करो। उसी प्रकार एक तरफ मंदिर दिए गए हैं और एक तरफ स्थान दिए गए हैं। मंदिर है जीण माता मंदिर, केला देवी मंदिर, शीतला माता मंदिर, स्वांगिया माता मंदिर। स्थान क्रम से दिए गए जैसलमेर, चाकसू जयपुर और करौली और रेवासा ग्राम सीकर। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, जीण माता मंदिर रेवासा ग्राम सीकर में है, केला देवी मंदिर करौली में है, शीतला माता मंदिर चाकसू जयपुर में है, स्वांगिया माता मंदिर जैसलमेर में है। के क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं, शाकंभरी माता मंदिर, शीला माता मंदिर, नारायणी माता मंदिर, आई माता मंदिर। सामने स्थान दिए गए हैं, बिलाड़ा जोधपुर, बरखा डूंगरी राजगढ़ अलवर, आमेर जयपुर, उदयपुर वाटी झुंझुनू। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, शाकंभरी माता मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है, शीला माता मंदिर आमेर जयपुर में है, नारायणी माता मंदिर बरखा डूंगरी राजगढ़ अलवर में है, आई माता मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है। निम्न को सुमेलित करो। ब्राह्मणी माता मंदिर, सचिया माता मंदिर, आशापुरा माता मंदिर, आवड़ माता मंदिर। स्थान क्रम से दिए गए, भूगांव जैसलमेर, नाडोल पाली, ओसिया जोधपुर, सोरसन बारा। तो इसका मिलान निम्न प्रकार होगा, ब्राह्मणी माता मंदिर सोरसन बारा में है, सचिया माता मंदिर ओसिया जोधपुर में है, आशापुरा माता मंदिर नाडोल पाली में है, आवड़ माता मंदिर भूगांव जैसलमेर में है। इसी के क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में राजस्थान के पंचपीर और उनके जन्म स्थान के बारे में चर्चा की गई है। एक स्तंभ में है रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। दूसरे स्तंभ में है कोलूग्राम फलोदी जोधपुर, भुंडोल नागौर, बापणी गांव जोधपुर, ददरेवा ग्राम राजगढ़ चूरू, उपडुकास में शिव तहसील बाड़मेर। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, रामदेव जी का जन्म स्थान है उपडुकास में शिव तहसील बाड़मेर में, गोगा जी का जन्म स्थान है ददरेवा ग्राम राजगढ़ चूरू, बाबू जी का जन्म स्थान है कोल्लू ग्राम फलोदी जोधपुर, हरबू जी का जन्म स्थान है भुंडोल नागौर, मेहा जी का जन्म स्थान है बापड़ी गांव जोधपुर। क्रम में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में भी लोक देवताओं के नाम तथा उनके जन्म स्थान के बारे में विवरण दिया गया है। कॉलम 1 में है वीर तेजा जी, देवनारायण जी, वीर कल्ला जी, मल्लीनाथ जी। दूसरे कॉलम में मेड़ता नागौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, आसिंद भीलवाड़ा, खरनाल नागौर। इसका मिलान इस प्रकार होगा, वीर तेजा जी का जन्म स्थान है खरनाल नागौर, देवनारायण जी का जन्म स्थान है आसिंद भीलवाड़ा, वीर कल्ला जी का जन्म स्थान है मेड़ता नागौर, मल्लीनाथ जी का जन्म स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। एक तरफ दिया गया साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित हुई थी और दूसरी तरफ संगीत नाटक अकादमी 1953 में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1945 में। दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं कि कौन सी अकादमी कहाँ पर है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो इनका मिलान क्रमशः होगा, साहित्य अकादमी ये भी दिल्ली में है, संगीत नाटक अकादमी भी दिल्ली में है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय भी दिल्ली में है। निम्न को सुमेलित करो। इसमें एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए और दूसरे कॉलम में उनके स्थान दिए गए हैं। पहले कॉलम में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। दूसरी तरफ स्थान दिए गए मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका मिलान इस प्रकार होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ। आई होप कि आज की ऑनलाइन क्लासरूम की क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और तब तक के लिए मौज करो, मस्त रहो और पढ़ते रहो।